स्वागत की इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा प्रहार इंडिया फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं तुषार जी योगी सर और जितेंद्र जी पवार सर को, JCI जेड कैरियर इंस्टीट्यूट जिनका है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करेंगे। आइए सर। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आप तीनों सर से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बारे में हमारे चैनल को जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो बताएं, अपने बारे में कुछ जानकारी दें। बताइए सर। शिक्षा सरोकार साक्षात्कार के इस कार्यक्रम में आप सभी का प्रहार इंडिया फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। चोमू से आए हुए चोमू के न्यूज चैनल के संस्थापक श्रीमान सुभाष जी और विधान जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले कुछ सालों से प्रहार इंडिया फाउंडेशन को मैं लगातार काम कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बात करें, मैं विभिन्न चीज़ों के अंदर लगाकर प्रहार इंडिया फाउंडेशन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर तुषार योगी पिछले कुछ सालों से प्रहार इंडिया फाउंडेशन से मैं जुड़ा था। इस प्रहार इंडिया फाउंडेशन को लेकर के मैं भी ऑल ओवर राजस्थान के अंदर विभिन्न कार्यक्रम करके हम लोग इस प्रहार इंडिया फाउंडेशन की पहल को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक प्रहार इंडिया फाउंडेशन जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में है, महिला सुरक्षा के हैं, स्किल के अंदर है, तमाम चीज़ों के अंदर प्रहार इंडिया फाउंडेशन लोगों की सेवा के लिए, लोगों तक जो चीज़ें हैं, आपकी शिक्षा के अंदर बात करें या किसी भी अन्य क्षेत्र की बात करें, हम उन सभी के अंदर लोग भी ज़्यादा कर हम लोग उन लोगों के अंदर जागरूकता फैला रहे हैं। पिछले कुछ साल से लगातार प्रहार इंडिया फाउंडेशन ये काम करता आ रहा है और आशा है कि अब लगातार प्रहार इंडिया फाउंडेशन आप लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे आपके पास, आपके सुख दुख में हमेशा तैयार रहेगा। धन्यवाद। चोमू की जनता को नमस्कार और बड़ों को प्रणाम। समान विचारों को समान मंच देने के लिए चोमू तक न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम जय सर है, जितेंद्र पवार के नाम से मुझे जानते हैं और बेसिकली मैं मारवाड़ का रहने वाला हूँ। 2013 से मैं नीट और IIT की कोचिंग में गोपालपुरा, कोटा और आउटर राजस्थान में मैंने काम किया है। फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है। लॉकडाउन के बाद में मैंने सोचा कि कुछ कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कोचिंगों में कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ सुधार किया जाए। तो उन्हीं कमियों को लेकर हमने अपना पिछले साल एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है JCI के नाम से, और वहाँ पे हम अपना जितना मैक्सिमम और नए नए आइडियाज दे सकते हैं देने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं विद्या की देवी माँ सरस्वती का वंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ राजस्थान से चोमू तक न्यूज़ चैनल के संस्थापक सुभाष जी और विधान जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच के लिए योग्य समझा और इस कार्यक्रम में बुलाया। सर्वप्रथम मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। मैं कालाडेरा से ही बिलोंग करता हूँ और शांता किड्स एकेडमी का डायरेक्टर हूँ और 2016 से लगातार इस शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मेरा उद्देश्य कालाडेरा स्थित विद्यालयों से कंपटीशन करना नहीं है, अपितु एक शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान बनाना मेरा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य का पीछा करते हुए पिछले 7-8 सालों से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट ऑडियंस 7 साल से ऊपर के बच्चे, लास्ट से लास्ट 2 साल से 10 साल तक के बच्चों का हमारा टारगेट ऑडियंस है और हम ही उन्हीं बच्चों पे फिलहाल कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छा अपने बारे में बताया। अब सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि आप सभी मिलकर प्रहार इंडिया फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है, क्या आप करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। तुषार जी योगी सर। हेलो
पिछले कुछ महीनों से मैं जब जयपुर के अंदर ने स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं सांता किड्स एकेडमी कनाडा के अंदर एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम को लेकर के हमने स्टार्ट किया था। हम आज तीनों एक हैं। हम तीनों एक होने का मतलब यह है कि हमारे जो विचार है, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक बहुत नई पहल और जागरूकता के लिए हम लोग आए हैं। तमाम चीज़ें ऐसे कि शिक्षा के क्षेत्र में कि आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टडी कैसे करनी चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर के हमने जोड़ा है। मैंने कनाडा से सांता किड्स एकेडमी को जोड़ करके जयपुर में स्थित जीत कैरियर इंस्टीट्यूट को दोनों को जोड़कर मैंने एक शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक नई पहल, एक नया जागरूकता अभियान स्टार्ट किया है। इसलिए हम लोग तीनों जो आज एक हैं, वो हम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत जल्दी लोगों तक जो अभियान वगैरह होते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह होती है, जो भी कोर्स वगैरह होते हैं, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, या गवर्नमेंट की कोई भी स्कॉलरशिप की स्कीम आती है, उन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और धन्यवाद सर। कुछ अलग क्षेत्र में भी काम करता है सर? जी हाँ, हम लोग प्रहार इंडिया फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ महिला सुरक्षा, स्किल एंड डेवलपमेंट, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर हम लोग काम करते हैं। हम के अंदर इसमें है कि गरीब बच्चों को हम लोग शिक्षा का देने का काम करते हैं। जो बेसहारा लोग हैं, जो अनाथ जो लोग हैं, हम उनको आज से देने का भी काम करते हैं। इसमें साथ साथ महिला सुरक्षा को भी हम लोग तमाम चीज़ें लेकर के हम लोग साथ चले हैं। हम लोग प्रहार इंडिया फाउंडेशन के तमाम चीज़ों के अंदर काम करते आ रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आपका जो ये फाउंडेशन है, ये शिक्षा के क्षेत्र के अलावा भी काफ़ी क्षेत्रों में रुचि रख रहा है और सबका साथ दे रहा है। अब मैं बात करना चाहूँगा JCI के जो कोचिंग सेंटर के जो हमारे डायरेक्टर सर हैं जितेंद्र जी से, कि सर आपका जो नीट और JEE की कोचिंग से आप बिलोंग करते हैं, आपका जो इंस्टीट्यूट है, क्या इनकी तैयारी बिना कोचिंग के नहीं की जा सकती? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली क्या बिना कोचिंग के 100% तैयारी की जा सकती है, और हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के सेलेक्ट होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोचिंग की आवश्यकता हो या फिर कहीं स्कूल की आवश्यकता हो। होता क्या है वो बताता हूँ कि ये ट्यूशन कल्चर स्टार्ट कैसे हुआ। स्कूल में जनरली हम जब देखते हैं अपने बच्चों को भेजते हैं तो स्कूल में 40 और 50 बच्चों का बैच होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल फोकस नहीं हो पाता वहाँ पे कि हर बच्चे पे मुझे इंडिविजुअली फोकस करना है। तो फिर वहाँ से पेरेंट्स ने सोचा कि अब मेरे बच्चे पे ही फोकस हो ज़्यादा, तो फिर उसने अपने गुरुजी के पास भेजना शुरू किया, तो ट्यूशन कल्चर स्टार्ट हुआ। अब ट्यूशन में गुरुजी के पास में 1-2 बच्चों से 10 बच्चे 15 बच्चे हुए, तो फिर कोचिंग बन गई, और आज हज़ारों लाखों बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बन गए। खैर वो बात अलग है कि 40-50 बच्चों में 1-2 बच्चों पे फोकस करने के लिए ट्यूशन सेंटर की स्थापना हुई थी। लेकिन आजकल उल्टा है, स्कूलों में 40-50 बच्चे तो रहे नहीं, 20-30 बच्चे रह गए, और कोचिंगों में 200-300 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो फोकस उल्टा हो गया। हम उसकी बात नहीं कर रहे। आपका क्वेश्चन ये था कि बिना कोचिंग के कैसे सिलेक्शन हो सकता है। देखिए सर, एक्चुअली कोचिंग प्रोवाइड क्या करता है? कोचिंग प्रोवाइड करता है एक एकेडमिक प्लानर, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखना है, किसका वेटेज कितना है, एक टेस्ट सीरीज, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कंपटीशन का। ये एक मेन कोचिंग का एक उद्देश्य होता है। सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, टाइम पे जाना है, टाइम पे ये पढ़ना वो पढ़ना, सारी फैसिलिटीज़ जो है वो सारी फैसिलिटीज़ कोचिंग प्रोवाइड करता है। अगर ये सारा का सारा सेल्फ डिसीजन और सेल्फ स्टडी बच्चा घर पे प्रॉपरली कर सकता है तो उसे कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया इतना सब कुछ है, मोबाइल, मन, तो उस वजह से क्या वो फोकस हो नहीं पाता है, तो ये सेंटर स्थापित हो गए, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा सेल्फ स्टडी सेल्फ डिसिप्लिन से कर सकता है तो 100% कहीं कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नीट JEE की बात नहीं, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी वो सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन ईजिली दे सकता है, ठीक है सर। सर आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी और वो बात सबको समझ में भी आई। अब जो आपका अनुभव है, इतने समय से आप ये लगातार काम कर रहे हैं, उस अनुभव के आधार पे हर स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि सर मेरा सिलेक्शन किस प्रकार से हो, क्या क्या बातें उस पर निर्भर करती हैं कि मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं, तो किस हिसाब से मुझे आगे की तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जी, सिलेक्शन होने के 2 पॉइंट्स को मैं डिफाइन करूंगा
कि सिलेक्शन होता कैसे है। जनरली पहले तो पेरेंट्स का जो इशू रहता है कि मेरा बच्चा तो 12-12 घंटे पढ़ा, 6-6 घंटे पढ़ता रहता है, 8-8 घंटे पढ़ाई करी, फिर भी जब सिलेक्शन नहीं हुआ 2 नंबर से छूट गया, 1 नंबर रह गया। ये जनरल एक इशू रहता है पेरेंट्स का। मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक है एकेडमिक पार्ट और एक है नॉन एकेडमिक पार्ट। एकेडमिक पार्ट में क्या होता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल में क्या पढ़ाया गया और उसको उसने कैसे प्रैक्टिस करी, टेस्ट कैसे दिए, क्या उसका नॉलेज है। तो नॉलेज वाला जो पार्ट है वो उसका एकेडमिक वाला पार्ट हो गया। और दूसरा जो पार्ट है वो है नॉन एकेडमिक वाला पार्ट। देखो नॉन एकेडमिक को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एक स्टोरी से, एक कहानी से आपको समझाना चाहूँगा और आपसे भी पूछूंगा मैं कि पुराने ज़माने में गुरुकुल की पद्धतियाँ हुआ करती थी, जहाँ 2 शिष्य थे एक आश्रम में। उनकी सारी शिक्षाएँ पूरी हो गई। गुरुजी ने कहा बेटा आप कंप्लीटली मेरी तरफ से तो सारी शिक्षा आपने प्राप्त कर ली है, अब आप अपने घर जा सकते हैं, लेकिन एक अंतिम परीक्षा मैं आपसे लेना चाहता हूँ। तो गुरुजी जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि सर ठीक है, हम अंतिम परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बेटा एक कमरा है, ये 2 कमरे हैं, इस कमरे में एक बच्चे को मैं बंद करूंगा और इस कमरे में एक दूसरे बच्चे को बंद करूंगा। ठीक है सर। और गुरुजी ने दोनों को कमरे में बंद कर दिया और कमरे के अंदर हथौड़ी और जो भी तोड़ने फोड़ने का जो भी आइटम होता है वो रख दिया और दोनों बच्चों को कहा कि जो इस कमरे से पहले आएगा वो मेरी इस परीक्षा में या अंतिम परीक्षा में पास हो जाएगा। तो बच्चा दोनों अंदर गए। एक ने कहा कि गुरुजी ने सब कुछ रखा है तो मैं क्या करता हूँ कि तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, मुझे जीतना है। और दूसरे ने थोड़ा सोचा, बैठा आराम से, उसने कहा कि अब करूँ क्या, मैं गुरुजी परीक्षा तो लेना चाहता है, कुछ ना कुछ तो गुरुजी की चाल है इसमें, ठीक है, तो क्या किया जाए। थोड़ी देर सोचा और दूसरे वाला तोड़ना शुरू किया, आवाज़ें आ रही है धुआंधार तरीके से। दूसरे ने सोचा, उसने कहा कि एक बार ट्राई तो करते हैं। गुरुजी अगर बाहर से दरवाजा देखे, चाबी गेट के नीचे से फेंक दी उन्होंने, तो एक बच्चे ने सोचा कि गेट के नीचे फेंक दी, लॉक देके चले गए गुरुजी, तो अब हमें ही तोड़ फोड़ के निकलना पड़ेगा। दूसरे बच्चे ने कहा कि एक बार ट्राई तो करे, क्या पता क्या हो। वो दरवाजे पे गया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। तो माहौल क्या था कि आप परिस्थितियों को देख के डिसीजन मत लीजिए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये नॉन एकेडमिक वाला पार्ट है, एक बार कोशिश करके देखते हैं, ठीक है। एक छोटी सी कहानी, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लंबा लेके जा रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि एक आश्रम के अंदर एक कोई शिष्य है जो बहुत अच्छी तलवारबाजी कर रहा है, बहुत अच्छा सीख रहा है। एक पुराने ज़माने की मैं बात लेके आ रहा हूँ। उसको सब कुछ चलाना आता है, भाला ये तलवार वगैरह सब कुछ चलाना आता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो युद्ध में जीत जाएगा? क्या वो जीत जाएगा? उसको अच्छे से चलाना आता है, सब कुछ चलाना आता है, इस बात की कोई गारंटी है या नहीं है? तो गुरुजी ने इस चीज़ को परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या करा कि उनको मैदान में भेज दिया कि मेरा बच्चा तो बहुत ज़बरदस्त है, दिन रात उसने मेहनत करी है, बहुत पसीना बहाया है, लेकिन और आश्रम में भी बहुत अच्छे से मेहनत वो करता था, तो उसको क्या करते हैं, युद्ध के मैदान में भेज देते हैं। तो युद्ध के मैदान में भेज दिया उसको। अब भेजने के बाद में सामने की हजारों की सेना देख के वो भी उल्टे पाँव वापस आ गया कि सर आपने ये बताया नहीं कि सामने 1000 की सेना होगी, ठीक है। हिम्मत नहीं आई एक्चुअली। आप अकेले कमरे में क्या कर रहे हो वो डिसाइड नहीं करेगा कि आप मैदान में वही करोगे, ठीक है। अकेले कमरे में भले ही आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, लेकिन टेस्ट में आपने नोटिस किया होगा कि ये भूल गया मैं ये घबरा गया, मेरे ये फॉर्मूले भूल गए, या ये मेरे से मिस हो गया, ये आता तो ये कर लेता। तो ये जो चीज़ें ना, ये सब नॉन एकेडमिक के पार्ट में आती है, ठीक है। कि आप परफॉर्म कैसा करेंगे, आपको आता कितना है, दैट इज एकेडमिक। अब आप परफॉर्म क्या करेंगे, वो नॉन एकेडमिक, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप वहाँ टिके कितने रहेंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपका सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है। बहुत बार देखा होगा बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे आके मेरे पास में सुबह क्लासों में आते हैं, वो आके सूझी रहती है उनकी, अंधाधुंध मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, फिर लास्ट में क्या कि साहब सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो उसका रीज़न ये है कि उसने अपने अकेडमिक में बहुत एफर्ट्स लगाए, लेकिन नॉन अकेडमिक रह गया। अगर वो नॉन अकेडमिक पे फोकस रखें तो 100% सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक अकेडमिक पार्ट होता है और एक नॉन अकेडमिक पार्ट होता है, ठीक है। स्कूलों में, कोचिंगों में हमेशा आपकी पढ़ाई, आपकी किताबी ज्ञान पे हमेशा फोकस किया जाता है कि बेटा ये पढ़ ले, ये रट ले, तेरी ज़िंदगी में ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन अकेडमिक को भी फोकस नहीं किया जाता है। हमें सिलेक्शन के लिए दोनों ही पार्ट पर फोकस करना है और हम करते भी। थैंक यू सर ने बहुत ही अच्छा बताया
कि जो स्टूडेंट होता है उसको अपनी एग्जाम में बैठने से पहले फिजिकली और मेंटली तरीके से भरपूर रूप से तैयार होना पड़ता है। अब मैं बात करना चाहूँगा संता किड्स एकेडमी के डायरेक्टर सर मधुसूदन जी योगी जी से कि सर आप बताइए कि ये अर्ली चाइल्ड एजुकेशन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में समझाइए सर। सर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है जिसमें बच्चा गर्भ से लेकर जब वो गर्भ धारण करता है तभी से लर्निंग उन बच्चों की स्टार्ट हो जाती है। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण महाभारत के अभिमन्यु का माना जाता है। उन्होंने गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया था। इसी प्रकार अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होता है, उसमें 1 साल से लेके 2 साल तक का जो पीरियड होता है वो घर पे उनकी जो मदर होती है वो उस बच्चे को अपने अकॉर्डिंग ट्रीट करती है और उस बच्चे को चलना उठना बैठना सिखाया जाता है। इसी के आगे की कड़ी को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर के द्वारा आगे ले जाया जाता है। जैसा कि 2 साल से लेके 3 साल के एज ग्रुप में जो बच्चा होता है उसको हम नर्सरी क्लास में एडमिशन देते हैं। उसके बाद 3 साल से 4 साल का बच्चा होता है वो एलकेजी क्लास में बैठता है। 4 साल से जो 5 साल का बच्चा होता है वो यूकेजी क्लास में बैठता है। ये एक प्री प्राइमरी सेक्शन बनाया गया है। इसको लागू भारत सरकार ने सर्वप्रथम किया था और आज पूरे राष्ट्र में आंगनबाड़ी केंद्र इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कुछ आईटी इंजीनियर्स ने, बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पे शोध किया कि वाकई में इस एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया जाना चाहिए या इसको डेवलप किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए। जैसे मैं बताना चाहूँगा बचपन, किडजी, छोटा स्कूल, ऐसे बहुत से प्लेयर आ गए जिनके पास एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है कि 2 साल से लेके 7-8 साल के बच्चे को स्कूल में पढ़ाया क्या जाना चाहिए। उसको उठना बैठना खाना पीना ये जरूर है, ना कि एकेडमिक्स एक अलग पार्ट होता है। बट सामाजिक जिम्मेदारियां उस बच्चे के ऊपर लागू करेंगे तभी वो आगे जाके अपना एक सक्सेसफुल करियर स्टार्ट कर सकता है। ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मेन पर्पज है। समाज में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की जो शुरुआत है बच्चों की, वो समाज के लिए इसकी क्या क्या मुख्य आवश्यकताएं हैं उसके बारे में बताइए सर थोड़ा। सर, सर्वप्रथम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था और इसे हम ICDS इंटरनेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और सेंटर्स कहते हैं, ICDS, जिसे मुख्यतः आंगनबाड़ी के नाम से जाना जाता है। आंगनबाड़ी का मुख्य उद्देश्य होता है कि 2 साल से लेके 5 साल का जो बच्चा होता है उसको सामाजिक एक्टिविटियों में इन्वॉल्व कैसे किया जाए। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, 2 साल का बच्चा या 1 साल से 1.5 साल के बीच जो बच्चा होता है वो किसी अनजान व्यक्ति से मिलने जुलने में हेजिटेट होता है, घबरा जाता है, रोना स्टार्ट कर देता है। मगर आंगनबाड़ी केंद्र जो होते हैं वो उन्हीं बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी करिकुलम को देखते हुए विकासशील जो देश है उसमें 5 साल तक के जो बच्चों का विकास है वो बहुत कम है। भारत सरकार ने इसकी पहल आंगनबाड़ियों के द्वारा की। इसी एक बिग अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए। मारिया मोंटेसरी जिन्होंने इस मेथड का इजाद किया था वो इटली से बिलोंग करते थे। और पेडागोगी एक ऐसा मेथड है जिसमें खेल खेल में पढ़ाया जाता है और बच्चे को समझाया जाता है। उसके सामने एक छवि प्रकट की जाती है कि आपको अगर मैं ऐसा पिक्चर दिखाऊंगा तो ये पिक्चर ऐसा होगा कि आपको इन फ्यूचर इस हिसाब से याद आ जाएगा। तो खेल खेल की पद्धति से बच्चों को सिखाया जाता है। भारत में ट्रेडिशनल मेथड बहुत चल रहे हैं, कॉपी किताब से पढ़ा दिया, स्लेट से पढ़ा दिया, बट खेल खेल की जो पद्धति है
वो बहुत ही इफेक्टिव है और इसकी आवश्यकता भी है। आज बहुत से प्लेयर इस फील्ड में आ चुके हैं, उन्होंने रिसर्च बेस्ड स्टडी की है और रिसर्च में ये ज्ञात हुआ है कि बच्चा जितना खेल खेल में सीखता है उतना एक टीचर के दबाव में या प्रेशर में नहीं सीख पाता है। खेल खेल में जितना सीखेगा वो उसको लाइफ टाइम याद रहेगा। इसलिए भारत में भी इस मेथड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सर ने बहुत ही अच्छे से बताया कि बच्चा हंसता खेलता हुआ बहुत कुछ सीख लेता है। अब मैं सर से आगे पूछना चाहूँगा कि 1 साल से लेकर 8 साल तक का बच्चा सीखना कब प्रारंभ करता है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बच्चा गर्भ से लेकर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। सीखना कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे बच्चा 1 साल का हो, चाहे बच्चा या बूढ़ा जो भी है, वो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस होती है। मगर सीखना और बच्चे को सिखाना दोनों अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है। हम जिस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं वो है 3 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे। हम 3 साल के बच्चे को स्टडी में क्या सिखा सकते हैं? स्टडी में तो उसको अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं, वोवल सिखा सकते हैं, कॉन्सोनेंट सिखा सकते हैं, बट क्या हम उसको स्टडी के माध्यम से सोशल होना, कि ये दादाजी हैं, ये पापा हैं, ये चाचा जी हैं, या एक फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो उसको उठना बैठना, हेलो हाय बोलना, या किसी को आदर प्रणाम करना, स्वागत सत्कार देना, ये स्टडी के माध्यम से हम नहीं समझा सकते। ये होता है प्ले स्कूल के माध्यम से। आज प्ले स्कूल जो इतने डेवलप हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि 3 साल से 7 साल के बच्चे, उनके माइंड को रीड किया जाता है कि बच्चा किस हिसाब से क्या सीखना चाहेगा। और जो टीचर्स होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं और ट्रेंड होते हैं, उनको कुछ मेथड्स दिए जाते हैं, उनको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स करिकुलम दिया जाता है कि आपको डे 1 से लेके 365 जो लास्ट डे होगा उस तक क्या समझाना है और क्या पढ़ाना है और क्या सिखाना है। तो भारत में इसकी अभी बहुत ज़्यादा नीड है। सर मैं पहुंचना चाहूँगा कि जब आप अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का क्षेत्र ही आपने क्यों चुना? जब आप एक पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक विद्यालय खोल सकते थे तो आपने इस पे ही क्यों ज़्यादा फोकस किया, इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर इसका एक इंसिडेंट था कि मैं किसी सोशल साइट पे एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने इतना अच्छा मेथड दिया और उन्होंने आग्रह किया कि आप आइए और हमारे सेमिनार को अटेंड कीजिए। तो मैं जयपुर गया, उस सेमिनार को अटेंड किया। ये 2015 की बात है। उस सेमिनार को जब मैंने अटेंड किया तो उसमें मैंने सीखा कि वाकई में इस तरीके से भी पढ़ाई हो सकती है। बेसिकली मैंने कालाडेरा से पढ़ाई स्टार्ट की थी और कालाडेरा में मेरा स्कूलिंग और हाई स्कूलिंग कंप्लीट हुआ। उसके बाद जयपुर में मैंने BBA और MBA की पढ़ाई की। मगर जब मैं यहाँ से बिलोंग करता था तो सिटी वाले बच्चों को देखता था तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता था। हमें कोई भी प्रोग्राम के लिए बोला जाता हम पीछे हट जाते थे, मगर सिटी वाले बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल था। उस प्रोग्राम को जब मैंने देखा, समझा, सोचा, विचार किया तो मुझे भी फील हुआ कि मुझे भी कालाडेरा में आके कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मैं इस एजुकेशन सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बना सकूं। मैंने सेक्टर चूज किया स्कूलिंग। स्कूलिंग में भी मेरा टारगेट ऑडियंस रहा 2 साल से लेके 10 से 11 साल के बच्चे, क्योंकि यहाँ लगभग 19 से 20 स्कूल रनिंग में है अभी भी, और सभी वही ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड का सबसे पिटफॉल यही है कि पढ़ाई तो सब जगह हो जाती है, कैरियर भी बच्चों का बनता है, मगर कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे आके कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच दे सकते हैं, कितनी भी बड़ी गैदरिंग हो उसे कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकते हैं। ये मैंने फील किया। तो मैंने 2016 में सांता किड्स स्कूल की स्थापना की और महज 30 बच्चों से स्कूल स्टार्ट किया। पिछले 6-7 सालों में हम स्कूलिंग में हैं और मेरा टारगेट ऑडियंस ओनली नर्सरी से लेके 6, 7, 8 क्लास तक के बच्चे हैं, क्योंकि
मैं चाहता हूं कि जो मैंने अपनी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को स्किप किया है, मैं आने वाले भविष्य के बच्चों को उन चीज़ों को आगे ले जाऊं और उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाऊं। कि ऐसा भी मोड आएगा कि आपको पब्लिक के सामने गैदरिंग में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील करोगे। अब मैं सवाल करना चाहूँगा हमारे जितेंद्र जी पवार सर से कि सर एक बात जो सबके लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज अपने जयपुर में, चौमू में, अपने क्षेत्र में लगातार नए नए कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं और नई नई बेस्ट फैकल्टी भी वो बताते हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो आपके अनुसार एक जो कोचिंग के लिए जो सिलेक्शन करना चाहिए कोचिंग का, वो स्टूडेंट या उसके गार्जियंस किस प्रकार से करें कि ये मेरे बच्चे के लिए बेस्ट रहेगी, ये बताइए थोड़ा। जी सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली क्या नहीं, सबकी प्रॉब्लम रहती है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने पूछा कि बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मैं इसमें थोड़ा कम विश्वास रखता हूँ। अगर आपके बच्चा सेटिस्फाई है, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे जितने भी हैं, उन पे आप अगर मेहनत कर रहे हैं और बच्चे को लगता है कि नहीं गुरुजी मेरे पे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपकी मार्केटिंग है। आपको बैनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बड़े बड़े टीवियों में ऐड देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास मार्केटिंग कोई टीम नहीं है। मेरे जितने भी टीचर्स, स्टाफ हैं और बच्चे हैं, वही मेरी मार्केटिंग है कि उन पे हम 2 घंटे नहीं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। आज मैं बता रहा हूँ 12th क्लास का भी हमारे पास बैच है, उनका जो टाइमिंग रहता है वो इवनिंग का टाइमिंग है, और मॉर्निंग 6 बजे मैं बुलाता हूँ और 6 बजे मैं अवेलेबल रहता हूँ, और शाम को 9 बजे तक बैठे रहते हैं, सेल्फ स्टडी करते रहते हैं। जहाँ भी डाउट है पूछो। तो बच्चों को हम इतना दे देते हैं कि बच्चों को लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा तो क्या मिलेगा कहीं। ठीक है, ये तो एडवर्टाइजमेंट वाला जो आपने पूछा था मुझसे, उसका आंसर है। दूसरा पॉइंट जो रखा कि कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, ठीक है, इसको मैं 2 पॉइंट पर रखता हूँ आपके सामने। पहला पॉइंट तो ये है कि हमारा ट्रेडिशनल मैथड क्या है, हम सेलेक्ट कैसे करते हैं कोचिंग। ठीक है, जैसे कि जनरली ये कहता है कि शर्मा जी का बेटा जहाँ गया, वर्मा जी का बेटा भी वहीं जाएगा। तो एक तो ये जनरल रहता है, या आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है साहब, कि वहाँ पढ़ रहा है, ठीक है मैं भी वहीं भेजूंगा, साथ साथ रहेंगे, अच्छा रहेगा। एक तो ये मैथड है। ये कि भीड़ का हिस्सा बन जाता है कि हमारे गली में 2 बच्चे वहाँ जा रहे हैं तो तीसरा भी वहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिशनल मैथड है। ठीक है, और लाखों बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं उनमें से अगर 2 के बड़े बड़े यहाँ बैनर लगा दिए जाए तो साहब लाखों में से 2 का सिलेक्शन हो गया, वहीं जाएंगे। बाकी का क्या हुआ, एक छोटा सा मैं जनरली क्लास में डिस्कस करता रहता हूँ कि अगर 1 लाख बच्चे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और 1000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया वहाँ पर, तो वो कोचिंग 1000 बच्चों के सिलेक्शन के लिए तो जिम्मेदार है ही, अच्छी बात है ये। लेकिन 99,000 का क्या हुआ, उनके सिलेक्शन नहीं होने के लिए तो जिम्मेदार है, ये भी तो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम वो नहीं सोचते, हम ये सोचते अच्छा 1 का हुआ है, 99 का तो पता ही नहीं, हम सोचते नहीं उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिशनल मैथड है। अब जो क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, उन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ ये देखना चाहिए कि बच्चा कंफर्टेबल कहाँ फील करे। बच्चा जहाँ जाए वहाँ भीड़ का हिस्सा तो नहीं हो रहा, वहाँ अपनी बात रख पा रहा कि नहीं रख पा रहा है, डाउट वो पूछ पा रहा कि नहीं पूछ पा रहा है, सर टाइम दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना, या स्टार्टिंग में जो बातें बताई गई थी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या उन बातों पे वो कोचिंग खरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, डेमो में जिस तरह से जनरली पेरेंट्स का ये रहता है कि 3 दिन की डेमो क्लासेस लेके डिसाइड कर लेंगे कि सामने वाले के अंदर कितना दम है। मतलब अब समझिए, मैं डेमो में मैं बिलीव नहीं करता। 3 दिन में वो बच्चा डिसाइड कर रहा है जिसको कुछ नहीं आ रहा, वो ये डिसाइड कर रहा है कि सामने वाले को कितना आ रहा है। तो डेमो क्लासेस में तो क्या होता है सर कि पहला चैप्टर सबका स्ट्रांग होता है, वो पढ़ा लेते हैं और आप मज़ा आ गया। 2-3 महीने बाद में लास्ट में पता चलता है कि वास्तव में हकीकत क्या है। फोटोकॉपी देके चैप्टर निपटाए जा रहे हैं या फटाफट से एक्स्ट्रा क्लासेस दे के चैप्टर निपटाए जा रहे हैं। ठीक है, ये हकीकत है क्योंकि मैंने काफ़ी सालों तक लगभग हर कोचिंग में काम किया है। ठीक है, शुरू में पहली लाइन अलग होती है और लास्ट लाइन अलग होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जहाँ बच्चा कंफर्टेबल फील करे वहाँ आपको सेलेक्ट करना चाहिए, बैच साइज देखनी चाहिए, डाउट सेशन मिल रहे कि नहीं मिल रहे, पेरेंट्स 1 to 1 बात कर सकें। मेरे पास जब भी पेरेंट्स आते हैं 1 घंटे तक बैठे रहते हैं, उसके एकेडमिक पॉइंट क्या है, उसके नॉन एकेडमिक पॉइंट्स क्या, सारा डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, जहाँ भी हम जितना उसका मैक्सिमम मैंने नोटिस किया या उसके पेरेंट्स ने नोटिस किया, सारा डिस्कशन होता है। ठीक है, और मैंने हमेशा कहा है कि हर चीज़ को थोड़ी सी कहानियों से और उससे बताता हूँ। तो एक छोटी सी कहानी से हम इसको, एक पॉइंट से, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जनरली क्या होता है कि आपका बच्चा घर में मान लीजिए कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल या IQ लेवल ये है
और आप अब जहाँ डाल रहे हैं वहाँ किस लेवल पे पढ़ाई हो रही है। तो मैं ऐसा समझाता हूँ कि मान लीजिए आपका बच्चा घर में 5 से 6 रोटी खाता है, ठीक है, उसका पच रहा है, 5 से 6 रोटी खा के वो पच रहा है कि भाई हाँ ठीक है मेरा सही मामला, 5-6 रोटी में मेरा सब बराबर हो जाता मामला। अब पिताजी ने एक ऐसी कोचिंग सेलेक्ट करी लाखों रुपए देके जहाँ पे डेली की 15 रोटी मिल रही है, खाए उसको ठूस ठूस के खिला रहे हैं। अब या तो वो बच्चा परेशान हो जाएगा कि इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो बहुत लेवल का मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 6 रोटी खाने वाला बच्चा 8 रोटी तक एडजस्ट कर सकता है, 15 कैसे एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। या तो आप उसे 0 लेवल से उठा के फिर लेके जाइए। आप डायरेक्ट ही 15 पे जाएंगे तो बच्चा एक लिमिट तक सहन कर पाएगा, उसके बाद उसको लगेगा कि मैं इसके बस किया, मैं इसके लायक बना ही नहीं। क्रिकेट की तरह अगर हम बात करें, क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझाऊँ तो एक ओवर में एक बाउंस चलता है, पर हर बॉल ही अगर बाउंस हो तो वो एक ज़्यादा लंबे समय तक प्लेयर टिक नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे के भी ऐसा ही है कि वहाँ पे बच्चों को उस लेवल से उठाया जा रहा है, नहीं जा रहा है कि हर बॉल बाउंस जा रही है उसकी। हर बॉल बाउंस जाएगी तो फिर क्या, वो बच्चा भी पेरेंट्स को ऐसे जवाब देता है, पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर रिजल्ट आता है क्या हुआ बेटा, ठीक है। तो ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर पे आ जाता है बच्चा कि बस ठीक है, वो मान लेता है कि ठीक है हाँ चल रहा है, बस 1 साल निकालना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि कोचिंग सेलेक्ट करते समय, स्कूल सेलेक्ट करते समय आप बहुत ध्यान से देखें कि मेरा बच्चा वहाँ पे सेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा बच्चा वहाँ पे 1 साल निकाल पाएगा कि नहीं पाएगा, मेरे बच्चे का IQ लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है कि मैं उसको वहाँ डाल रहा हूँ, वहाँ ये एक्सेप्टेंस लेवल उसका मतलब एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं पाएगा, कर पाएगा, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट में और लाइन इसमें ऐड कर रहा हूँ। जनरली आजकल पेरेंट्स से ये रहता है कि कोचिंग डालती बस तू तेरे में मेरे वाली बात हो जाती है, ठीक है, PTM होती है तब जाते हैं और उसके बाद में कोई लड़ना नहीं, ठीक है ना। ये भी एक गलत तरीका है। अब टीचर्स से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से, सिस्टम से बात करते रहे कि मेरा बच्चा कैसे कर रहा है, और टेस्ट के बाद में बात करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। सिलेक्शन के लिए कोचिंग, स्टूडेंट और फैमिली ये तीनों ही इक्वली रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कोचिंग में डाल देने के बाद में कोई जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आपकी जिम्मेदारी तब तक है जब तक कि उसका एग्जाम नहीं हो जाए, ठीक है। तो कोचिंग सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, इसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे रूरल एरियाज़ में जो फाइनेंशियली तौर पे लोग कम अफोर्ड कर पाते हैं, तो ये सोचा जाता है कि जो नीट, JEE ये जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, इनकी तैयारी केवल पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो ये जीत कैरियर इंस्टीट्यूट है वो क्या इसकी मानसिकता बताएगी, क्या लगता है वो मानसिकता कि गरीब बच्चा भी इसकी तैयारी कर सकता है, वो भी डॉक्टर बन सकता है, वो भी इंजीनियर बन सकता है, या फिर वो सपने किस हिसाब से देखे, उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखो, सपने देखने के भी पैसे नहीं लगते और सपने पूरा करने के भी पैसे नहीं लगते, ठीक है ना। दोनों में हिम्मत लगती है, ठीक है ना। अगर हार मान ले तो कुछ नहीं होगा। रही बात कि मेरी मैं अपनी छोटी सी बात करता हूँ, वैसे कहना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरी सिचुएशन और फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि 1 kg आटा भी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, एक टाइम ऐसा था हमारे साथ में, ठीक है। बट हमने सपना देखा और मेरे गांव में मैं सबसे पहला पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ठीक है ना। मुझे कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं, पर ये कि परिस्थिति ऐसी रही और हम करते रहे कि नहीं हारेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं पाएंगे तो 90 की सोच रहे हैं तो 80 तो पा ही लेंगे, इस उम्मीद के साथ हम जाते थे। तो आपने पूछा कि भाई गरीब बच्चों के लिए क्या आपने सोच रखा है। देखिए, पहली बात तो ये कि नीट और JEE का जो एग्ज़ाम है वो पैसों वालों का काम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेहनती लोगों का काम, जो एफर्ट्स लगा सकते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, उनका काम। और मेहनती पैसा वाला भी हो सकता है, गरीब भी, गरीब ज़्यादा मेहनती होता है। आपको रोकना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आपने कहा कि मेहनती लोगों का ये काम है, तो स्टूडेंट जब जयपुर में बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ऊंचे स्तर तक की फीस बताई जाती है, अमाउंट कुछ ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए आपकी कोचिंग कुछ छूट देती है गरीब बच्चों को? इसमें एक पॉइंट रखना चाहूँगा। पहली बात तो देखो, सिलेक्शन होने के बाद में जिस कॉलेज में सिलेक्शन होता है उस कॉलेज की फ़ीस कोई लाखों रुपए नहीं है। प्राइवेट कॉलेजों की 1-1 करोड़ रुपए हो सकती है, ठीक है। बाकी जैसे एम्स की बात करें 7-8 हज़ार रुपये होती है साल की, तो वो कमा के निकलता रहता है, बच्चों को ये कहता रहता है कमा के निकलता है बच्चा, ठीक है। अब रही बात छूट की, हमारा ऐप है, आपके पास में जो सबके पास एक ब्रोशर पहुंचा होगा
ठीक है ना। उसमें एक पेज है जहाँ पे जीत करें इंस्टीट्यूट का एक ऐप दे रखा है। नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक साइंस भी और कॉमर्स भी उसमें इंक्लूड है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग वीडियोस है और स्टडी मटेरियल भी अलग है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग है। मात्र 1 रुपये में हम ये प्रोवाइड करते हैं, मात्र 1 रुपये में। और इस मंच से मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे फ्यूचर में भी कभी भी हम 1 रुपये का 2 रुपये भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। बच्चा चॉकलेटें साल में चॉकलेटें खा लेता है इतनी, तो ठीक है, रोज के 300 भाई साल का 365 रुपये होता है। ये तो शगुन के हिसाब से ले रहे हैं आप 1 रुपये का शगुन हो जाए और रुपये की कोई कीमत नहीं होती है। सही बात है सर, सही बात है। 1 रुपये के अंदर हमने ये सारा का सारा प्रोवाइड कर रखा है। सारे वीडियो लेक्चर है, चैप्टर वाइज सारा स्टडी मटेरियल है, और टेस्ट सीरीज भी जो है वो भी मात्र 1 रुपये में। 1 रुपये पर डे का मतलब 365 रुपये साल का। अब अगर बात करेंगे बड़ी बड़ी कोचिंग होगी, वहाँ 12,000 रुपये की टेस्ट सीरीज मिलती है, 10,000 की टेस्ट सीरीज मिलती है, हम 365 में। और फ्यूचर में भी हमारे वीडियो लेक्चर कितने भी आ जाएंगे उसमें, तब भी हम मात्र 1 रुपये में उस पर उसका कॉस्ट कभी नहीं बढ़ाएंगे, 1 रुपये रहेगा। ये हमने कर रखा है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए भी कर रखा है। जो भी होनहार बच्चे हैं, जहाँ वो जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उन सबके लिए हमने ये फैसिलिटीज कर रखी है। दूसरा जो पॉइंट मैं रखना चाहूँगा, कोई ऐसा बच्चा जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, लेकिन फाइनेंस की वजह से वो कोई सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, फाइनेंस की वजह से वो रुक रहा है, ठीक है। हम खाटू नगरी में बैठे हुए हैं, हारेगा सारा बाबा हमारा वाली बात है, तो उनका वक्त ये बैठा है, फाइनेंस की वजह से उसको अटकने नहीं दूंगा, ठीक है ना। अगर ये लगता है कि नहीं बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है और बच्चा इंटेलिजेंट है, तो मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, ठीक है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सर ने जो मिशन अपना रखा है वो बहुत ही अच्छा है। आज के ज़माने में सब एडवर्टाइजमेंट में, फीस में, इनमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन सर ने कहा कि मैं कोई अगर फाइनेंशियली तौर पे असमर्थ है तो मैं उसका भी पूरा साथ दूंगा, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी लगातार प्रयास कर रहा है उनके हित में कार्य करने के लिए। एक बार धन्यवाद सर को हमारे चैनल की तरफ से। करूँगा भाई, पूरे जयपुर में सबसे कम फीस हमारी है, ठीक है ना, ऑफलाइन की पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर बात कही सर ने कि सबसे कम फीस में ये पूरे जयपुर में पढ़ा रहे हैं। सर अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो यहाँ इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना संजोए हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको किस हिसाब से बताना चाहेंगे? जी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे छोटी क्लास के भी है, 6, 7, 8 के, और इनमें भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चे हो। उनको मैं यही कहूँगा, सबसे पहला तो ये कि जो भी आपको प्लेटफॉर्म मिला है उस प्लेटफॉर्म पे टिके रहिए। टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कोचिंग में कि शुरू में 100 की एक स्ट्रेंथ होती है क्लास में, अक्टूबर आते आते वो स्ट्रेंथ 70 की हो जाती है, अभी जनवरी आ रहा है 50 की हो जाएगी, और मार्च अप्रैल तक वो 20-30 रह जाएंगे बस गिने चुने, तो बाकी आपकी भीड़ से अलग होते जा रहे हैं, ठीक है। तो टिके रहना सबसे बड़ा पॉइंट है। मोटिवेटेड रहे और पढ़ने का तरीका अपना अच्छे से रखें। पढ़ने के तरीके से मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, रटने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। नीट के बच्चे यहाँ पे बहुत सारे होंगे ही, ठीक है, फिजिक्स को ऑफ रहता है उनके लिए, ठीक है, और जेईई के बच्चों के लिए भी फिजिक्स थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। तो जब तक कोई चीज़ जब आप कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो उस पढ़ने में कुछ इंपॉर्टेंस पता नहीं चले कि भाई इसका रोल क्या है, इसका यूज़ क्या है, तब तक आपको मुझे लगता है कि रटने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। छोटे से इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको कि रियल लाइफ जो है वो फिजिक्स से मैं हमेशा कहता रहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आप अपने घर में कुछ सामान वगैरह बर्तन लेके आते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि भाई ज़बरदस्ती ये बर्तन लेके आ गए घर में रख दिया, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो कोई काम की चीज़ होती है तब आप घर में लेके आते हैं, ठीक है, कि भाई ये मेरे चम्मच लेके आ रहा हूँ तो ये मेरे काम की चीज़ है, घर में मैं इससे ये करूँगा वो करूँगा, ये एप्लीकेशन है उसके। जब बिना एप्लीकेशन के आप घर में कोई सामान लेके नहीं आ रहे हैं, तो बिना एप्लीकेशन के आप दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट क्यों लेके आ रहे हैं, ठीक है। बिना एप्लीकेशन के आप दिमाग में कोई चीज़ें लेके क्यों आ रहे हैं, उसका भी तो एप्लीकेशन, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हर चीज़ का एप्लीकेशन होता है कि इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पढ़ने का तरीका बहुत बेटर होना चाहिए। और अंत में एक बात मैं रखना चाहूँगा, मन और मोबाइल, ठीक है। मोबाइल जो है वो पेरेंट्स की बड़ी समस्या है आज की, ठीक है। मोबाइल छूटता नहीं है, और क्योंकि पेरेंट्स से नहीं छूटता तो बच्चों को कैसे कहे, वो सीधी सी बात तो ये भी है। तो 100% नहीं छूट सकता, मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते होंगे, ठीक है ना।
आप भी अगर पेरेंट्स खुद ही रील्स में फंसा हुआ है तो बच्चों को कैसे कहेंगे, ठीक है। लेकिन कम करना चाहिए, जीरो तो आप नहीं कर सकते, बट कम से कम यूज़ करें, ठीक है। और धीरे धीरे उसको 5% पे 2% पे लेके आए। मोबाइल ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे के लिए मोबाइल का कोई रोल नहीं, भले वो कैसे ही कहे कि मुझे ऑनलाइन ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, फालतू की बातें हैं, लेकिन उसकी सारे फैसिलिटीज़ दे रखी होती कोचिंग में। दूसरा है मन। टीनेजर बच्चा होता है इस उम्र में, जब वो नीट और जेईई की तैयारी कर रहा होता है, तो उसका मन में जो भटकाव है, ठहराव नहीं होता है, भटकाव ज़्यादा है। मैं ये कर लूँ, मेरे दोस्तों को ये मिल रहा है ज़्यादा, मैं घर चला जाऊँ ये कर लूँ। तो जो भटकाव है ना, उस भटकाव को कम से कम करने की कोशिश करें। होता क्या है, उसको एक थोड़े से इस लाइन को तो बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है ना। मन काम कैसे करता है वो बताता हूँ मैं आपको। 15 से 20 साल तक मन आगे रहता है और बॉडी पीछे रहती है। जैसा मन कहता है वैसी बॉडी करती है। आज मुझे ये खाने का मन कर रहा है तो बॉडी पूरी चली जाएगी, नहीं यही खिलाना पड़ेगा। बच्चे का मन यही होता है, मन कह रहा है कि मुझे ये वहाँ पिकनिक करने जाना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे तो उसकी शादी अटेंड करनी है, मेरी पहली क्लास से मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो मन जैसा कह रहा है बॉडी उसे काम करता है। ग्रस्त जीवन में आने के बाद में धीरे धीरे मन और बॉडी साथ साथ आने लगते हैं कि मन कह रहा है कि ये काम का है, ये कर दूँ, लेकिन फिर क्या आवश्यकता तो नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बॉडी और मन साथ में आ रहे हैं। और जब हम अंतिम दौर में चलते हैं, ठीक है, 50+ 40+ जाते हैं, तो उसमें बॉडी आगे रहती है और मन पीछे रहता है, ठीक है ना। अब वो पूरी फुल्ली कंट्रोल्ड में आ जाता है। उस 50-60 साल की उम्र में जब आता है तो मन को पूरा कंट्रोल कर लेते हैं हमारी बॉडी, ठीक है ना। कभी दादाजी से आपने कहते सुना कि चलो आज मीठा खाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, दादाजी कभी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। दादाजी कभी रहना दे बेटा, मेरी वो डायबिटीज़ है, ठीक है ना, तू खा। पिकनिक पे जा रहा हूँ दादाजी, हम वहाँ से ऊपर से छलांग लगाएंगे पानी के अंदर, तो दादाजी के बेटा तेरी उम्र है तो क्या। तो उन्होंने क्या करा, बॉडी के अकॉर्डिंग हम मन चलता है, ठीक है। और शुरू में क्या होता था, बच्चों के मन के अकॉर्डिंग बॉडी चल रही थी। तो मेरा जो पॉइंट है कि जितना जल्दी आप इस मन को कंट्रोल कर सकते हो, जितना जल्दी इस मन के क्या बोलोगे उतार चढ़ाव को कंट्रोल कर सकते हो, उतना जल्दी आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाती है, ठीक है। इधर भटकाव, ये मुझे ये करना, वो करना, मेरे को यूँ क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, तो बच्चा जनरली इसी में फंसा रहता है। तो कोशिश ये करें कि इस भटकाव को कम से कम करने की कोशिश करें, आवश्यकता के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। बाकी पढ़ते रहे, एप्लीकेशन के साथ पढ़ते रहे, मोटिवेटेड रहे, टिके रहना ही सबसे बड़ा आधा सिलेक्शन तो वही हो जाएगा कि टिका रहूँगा मैं, भले कम समझ में आ रहा लेकिन टिका रहना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा सर ने बताया। अब मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे एक व्यक्तिगत ये मेरा सवाल है, आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, जिसमें जनरली बच्चे डरते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं खुद भी साइंस स्ट्रीम से हूं, तो फिजिक्स से हार्ड लगती है, थोड़ा डर लगता ही है। तो क्या जिस हिसाब से सब्जेक्ट से डर लगता है, तो आप तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो क्या बच्चे आपसे भी डरते हैं? क्या आप सभी मेरे से डर रहे हैं? ऐसा कहीं नहीं है। मैं मानता हूँ कि नीट के जो बच्चे होते हैं उनको फिजिक्स से थोड़ा डर लगता है, थोड़ा सा लगता है कि बहुत टफ है या फिर अपने बस की नहीं है। शुरू में जब बच्चे मेरे पास में आता है तो मेरे अंदर फिजिक्स देखते हैं, ठीक है, थोड़ा डर लगता है, 1-2 महीने डर लगता है कि यार कैसे होंगे, कोई खूंखार टाइप के होंगे, ठीक है, कैसे होंगे वैसे होंगे। पर 2-3 महीने बाद में घुल मिल जाते हैं तो फिर फिजिक्स की किताबें मेरे को देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो मैं बहुत जल्दी चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास में जनरली जो गांव के बच्चे आते हैं, उन्होंने जो 15 साल का जो बच्चा मेरे पास आया है, 15 साल तक उसने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी जिया है, ठीक है ना, उसके एग्जाम्पल्स को अगर मैं उठा लूँ तो उसको लगेगा कि यार फिजिक्स तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तब तो है ही नहीं, ठीक है। अब ये लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लिंकिंग जब आ गई तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, डरते, बहुत फैमिली रहता हूँ, बहुत फ्रेंकली रहता हूँ बच्चों के साथ में। हाँ, सर ने अच्छा बताया कि प्यार से पढ़ाते हैं और प्यार से ही समझाते हैं, तो बच्चे डरते भी नहीं हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा तुषार जी सर से कि सर ये जो आपका प्रहार इंडिया फाउंडेशन है, ये क्या किसी राजनीतिक दल का भी सहयोग करता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, प्रहार इंडिया फाउंडेशन अभी तक किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करता। हालांकि मैं राजनीतिक लोगों से मिला हूँ
उनके साथ मैंने रहा भी, उनके साथ मैंने मीटिंग भी की है। बट मेरी एक ये था कि मेरे कभी गले में किसी पार्टी का कोई बंदा नहीं था, मेरे साथ हमेशा ये टी शर्ट रहती थी। और मुझे सब ये कहते थे कि भाई आपने कल कांग्रेस के साथ भी कोई किया है, आपने किसी पार्टी के साथ भी किया है। मैं हमेशा ये कहता था कि मेरी कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ इस टी शर्ट को पहन के जाता हूँ, मैं इस टी शर्ट के लिए हूँ और यही मेरी टी शर्ट की, यही मेरी पार्टी और यही मेरा सब कुछ है। सर के टी शर्ट में लिखा हुआ भी है सेवा परमो धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बहुत ही अच्छी बात सर ने बताई। अब मैं जानना चाहूँगा तुषार जी सर से कि सर एक अच्छा टीम लीडर किसे मान सकते हैं अपन, उसके बारे में बताइए। अच्छा टीम लीडर सर कि मैं एक एग्जाम देता हूँ मेरा, कि जब मैं स्टार्टिंग किया था कि सर मैं प्रहार इंडिया फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाह रहा था, उस टाइम पे ये था कि मैं कैसे लोगों के साथ जुड़ूंगा, मैं कैसे लोगों के बीच में जाऊंगा, मैं कैसे लोगों को समझाऊंगा कि मैं इस NGO से हूँ, इस संगठन से हूँ, हम लोग ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। तो मेरे पास गाइडेंस का सिर्फ एक ही जरिया था और वो थे जय सर, जिन्होंने मुझे एक अच्छे लेवल पर जाकर गाइड किया। इन्होंने मुझे ये कहा था कि सर तू कर, मैं हूँ तेरे साथ, जो होगा वो देखा जाएगा, मैं कभी तेरे को पीछे नहीं हटने दूंगा। मैंने इसी एक थीम के ऊपर मैंने लोगों से मिलना स्टार्ट किया, लोगों के बीच में जाना स्टार्ट किया। मैंने चोमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर, पूरे चोमू के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम एक शिक्षा का जागृति अभियान स्टार्ट किया था, जो कि कांग्रेस से प्रदेश थी श्रीमती रुक्ष्मणी जी के साथ मैंने एक पूरे ऑल ओवर चोमू विधानसभा में मैंने शिक्षा का जागरूकता का अभियान स्टार्ट किया था। मेरा डर वहाँ से ओपन हुआ था। फिर मैंने देखा, मैं क्या अपन अच्छी एक चीज़ें कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया, प्रहार इंडिया फाउंडेशन के लोगों के बीच में जाके मैंने बताने लगा, उनको मैंने जोड़ा। आज इस प्रहार इंडिया फाउंडेशन के अंदर कम से कम 980 लोग इस ऐड है, इस ऑल ओवर राजस्थान के अंदर। आज जो इस प्रहार इंडिया फाउंडेशन जो टीम लीडर की सब पे बात आती है, तो एक टीम लीडर जो आपका ऐसा है कि इसका आपका उसका मानसिक चीज़ ऐसी होती है कि हाँ हम लोगों को साथ में लेकर के चले, वो कभी उसके अंदर ऐसे ना हो कि सब कुछ मैं ही करूं, मैं औरों को नहीं करने दूं। तो अच्छा टीम लीडर हो कि वो सब आपके संगठन के जितने भी इसकी सदस्य हैं उन सब लोगों को वो आपको साथ में लेकर के चले, एक रूपरेखा बनाए, एक कार्यक्रम अगर वो कुछ कर रहा है तो वो सब लोगों को बताए कि हम लोग ऐसे कार्य करेंगे, इसमें अपनी ऐसी व्यवस्था रहेगी, इसमें अपन लोग ऐसे काम करेंगे। तो वो जो एक टीम लीडर आपका होता है, क्योंकि सब तो लीडरशिप कर नहीं सकते, करेगा पूरे संगठन में सिर्फ एक ही व्यक्ति। जो वो एक व्यक्ति जो है उसका अगर रूपरेखा अगर ठीक है, उसकी रूपरेखा से कि आप सबको इसी लाइन में काम करना है, तो वो हम सब उसी के में अंदर काम करते हैं। आपकी मानसिकता पर डिपेंड है, आपकी सोच किस प्रकार की सोच रही है। आज प्रहार इंडिया फाउंडेशन के अंदर लीडरशिप की बात करते हैं, तो हम एक रूपरेखा करके काम स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये डायरेक्शन है, हमारा ये मकसद है। सर आपके अनुसार आज के समय में हार्ड वर्क जरूरी है या स्मार्ट वर्क, उसके बारे में बताइए थोड़ा। सर ज़रूरी तो हार्ड वर्क भी है, बट स्मार्ट वर्क बेटर ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर बच्चा, सब लोग हार्ड वर्क करते हैं। आज चोमू के अंदर चौकसी है, वहाँ पे हजारों लोग काम करने के लिए जाते हैं, वो भी हार्ड वर्क करते हैं। वो एक मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर से ईंट की जो होती है टटाकारी, उसको उठा करके वो ऊपर लेके जाते हैं, वो भी एक हार्ड वर्क है। बट अपन शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बात करें, सब कहते हैं कि मैंने 8 घंटे पढ़े, मैंने 6 घंटे पढ़े, मैंने 4 घंटे पढ़े, पढ़ते सब है, सब वो किताबों के सामने बैठे हो। स्मार्ट वर्क जरूरी ऐसा है कि आप चाहे कम पढ़ो, लेकिन आपने कितना पढ़ा है वो मैटर करता है, कि आपने कितना उसे सीखा है और कितने कम टाइम पे आपने सीखा है, वो आपका जो चीज़ें हैं वो आपको चीज़ें करती है। क्योंकि हार्ड वर्क पूरी दुनिया करती आ रही है, स्मार्ट वर्क बहुत से कम लोग करते हैं, जो आज स्मार्ट वर्क करते हैं आज वो आगे भी जाते हैं। सर के अनुसार दोनों ही वर्क जरूरी है। और जो हमारे अब मैं बात करना चाहूँगा संस्था किड्स एकेडमी के डायरेक्टर मधुसूदन जी सर से कि सर एक आपके अनुसार एक अच्छे स्कूल का चयन किस हिसाब से किया जाए। सर बेसिकली हर माँ बाप का यही सपना होता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जो भी है वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े, और उसी के लिए वो निरंतर प्रयास भी करते हैं। बट वो मंथन नहीं करते हैं कि मुझे बच्चे को एक प्रॉपर स्कूल के लिए चयन करते समय बहुत सी बातें ध्यान में रखी जाएगी, बट
पेरेंट्स क्या करते हैं, वर्ड माउथ पब्लिसिटी पे जाते हैं, तेरा बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, तेरा बच्चा 1 लाख वाली फीस वाली स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा भी उसी में जाएगा, चाहे से वो उसे अफोर्ड करे या नहीं करे। परंतु ग्रामीण परिक्षेत्र को देखते हुए कम से कम 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर एक अच्छे स्कूल का चयन किया जाना चाहिए। पहला पॉइंट होता है कि इजी टू अप्रोच, कि एक जो भी स्कूल है वो घर के आसपास होनी चाहिए और इजीली अप्रोच में होनी चाहिए, कि मैं उस स्कूल के डायरेक्टर या प्रिंसिपल जिससे भी बात करना चाहूँ तुरंत वन टाइम सिंगल टाइम में मैं जाके उनसे डायरेक्ट मिल सकूं, ना कि मुझे चैनल्स के थ्रू गुजरना पड़े। दूसरा होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल कैसा है, टीचर्स हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से बच्चे को सुरक्षित रख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, स्कूल कहीं कोई हाईवे के ऊपर तो नहीं है, स्कूल पॉश इलाके में होना चाहिए, ये बहुत सी बातें फैक्टर करती है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि उस स्कूल का टीचर जो है वो केयरिंग है या नहीं है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा एक 3 साल का बच्चा जाएगा तो मदर टीचर उस स्कूल में अवेलेबल है कि नहीं है, उस बच्चे की केयरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो टीचर, उसके अलावा आंटी जी उस स्कूल में अवेलेबल है कि नहीं है, ये बहुत से फैक्टर होते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है एज ग्रुप। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बच्चे की स्कूल डिसाइड करनी चाहिए। स्कूलिंग मुख्यतः 4 या 5 भागों में डिवाइड है। पहला है प्री प्राइमरी सेक्शन, उसके बाद है प्राइमरी सेक्शन, उसके बाद अपर प्राइमरी सेक्शन, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी सेक्शन और कॉलेज सेक्शन। तो इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग अपने को स्कूल का सिलेक्शन करना है। अगर आप किसी बच्चे को 3 साल के लिए किसी स्कूल में दाखिला देना चाह रहे हो तो उसका एक एज ग्रुप देखा जाए कि बच्चा क्लास नर्सरी में है या क्लास 5th में है, उस क्लास और एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उस बच्चे की स्कूल का चयन किया जाना चाहिए। सर, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप इतने साल से कार्य कर रहे हैं, तो आप कौन सा तरीका काम में लेते हैं? ट्रेडिशनल सिस्टम काम में लेते हैं या मॉडर्न सिस्टम आप काम में लेते हैं? सर, पिछले 7-8 सालों से मैं स्कूलिंग में हूँ। मैंने पढ़ाई बिल्कुल प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड से की है और रिसर्च के द्वारा मैंने मॉडर्न मेथड भी अडॉप्ट किए हैं। हमारी स्कूल अभी मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड दोनों ही यूज करती है, मगर जो छोटे बच्चे हैं 3 साल से लेके जो 10 साल तक का बच्चा है, हम 2 मेथडोलॉजी यूज करते हैं। पहली है पेडागोगी और दूसरी है मॉन्टेंसरी मेथड। ये दोनों मेथड हमारी स्कूल में अप्लाई होते हैं। सर, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा के प्रति जागरूकता। बहुत ही अच्छा जवाब दिया। शिक्षक जो होता है वो शिक्षा के प्रति सबसे बड़ी जागरूकता रखते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ टाइम हमेशा स्टूडेंट के साथ रहती है। आपके अनुसार एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक प्रेरक। एक प्रेरक, जो भी शिक्षक होगा वो एक प्रेरक होगा, वो उस बच्चे को फर्श से अर्श तक ले जाने का काम कर सकता है। छात्र आमतौर पर उन शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो बच्चा उसकी आवश्यकताओं को जो टीचर उसकी आवश्यकताओं को समझता है, वो बच्चा उसी के पीछे पीछे स्टार्ट हो जाता है कि उसको फॉलो करता है कि ये मेरा आदर्श है। बहुत ही अच्छा जवाब दिया सर ने। अब मैं जीत कैरियर इंस्टीट्यूट के जो सर हैं डायरेक्टर सर जितेंद्र जी सर ने, इन्होंने अभी कुछ देर पहले एक चीज़ मैंने एक बात नोटिस करी कि इन्होंने बोला कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन आपका स्थिर रहना चाहिए कि मुझे ये करना है, मन से आपने ठान लिया तो आप ये करके ही रहे, तब आपका सिलेक्शन श्योर होता है। अब जो यहाँ पे भारी संख्या में लोग बैठे हैं, उनमें से भी यदि कोई हमारे सर से कोई अपने आप पर्सनल क्वेश्चन या कोई बात करना चाहता है तो वो कर सकता है। कोई भी इच्छुक हो जो आगे आए। आइए सर। सर, मेरा क्वेश्चन सबसे पहले जीत कैरियर इंस्टीट्यूट के सर से, जय सर से ही है। सर, आपने जो सामग्री बताई और एक तरह से तो आपने यही कह दिया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई आवश्यकता ही नहीं है,
अगर हम उनकी जो नीड फुलफिल यही कर दें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की आज कोचिंग की तो इंडस्ट्री बनी हुई है। पूरी कोचिंग के बिना स्टूडेंट न टीचर बनने की कल्पना कर सकता है, न डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता है, न कोई इंजीनियर बनने की कल्पना कर सकता है। जबकि हम आज के 20 साल पुराने परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कहीं नज़र भी नहीं आते थे। जो भी ब्रिलियंसी थी पूरे हिंदुस्तान में वो इन्हीं स्कूलिंग से निकली हुई थी। ये जो गैप बना है, इस गैप को दूर करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली शिक्षा कभी व्यापार नहीं हो सकती, ठीक है। सर ने कहा कि ये जो गैप है, पहले हम स्कूलों से सिलेक्ट होकर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते थे, आज के लिए कोचिंग की आवश्यकता हुई कहाँ से? तो पहला तो पॉइंट ये है कि थोपी गई चीज़ें हैं। हम बचपन से बच्चों को बताते हैं कि देख 8वीं में आ गया तो 6ठी में आ गया है, अब वो कोचिंग है, ठीक है ना। वो देख तेरा बड़ा भाई वहाँ गया था, पहले से उसके माइंड मेकअप करके रखते हैं हम पूरा कि वहाँ कुछ कोई बात नहीं। तो वो भी अपनी प्रतिभा का रुझान दे रहे हैं, आप भी दीजिए। जी, ओके। तो होता क्या है सर कि ये चीज़ें थोपी हुई है। बचपन से हम माइंड मेकअप करके रखते हैं बच्चों का कि तेरे को नीट डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तेरा वहाँ पे है, वहाँ जाएगा, कोटा जाएगा, सिक्कर जाएगा, जहाँ भी, ठीक है, ये करेंगे, ये तेरे साथ करेंगे। थोपी हुई चीज़ है, इसलिए बच्चे का भी ये माइंड मेकअप रहता है कि स्कूल से मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। स्कूल में मुझे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती जो मुझे वहाँ मिलेगी, जो मुझे इमेजनरी तरह से पता ही गई है कि अच्छा पिताजी ने बता रखा है, बड़े भाई ने बता रखा है, गलियों में बता रखा है। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि व्यापार दोनों ही हो गए हैं, स्कूलें भी व्यापार है, ठीक है ना, कोचिंग संस्थान भी व्यापार हो गए। तो जब तक व्यापार सेकेंडरी हो, मतलब प्राइमरी शिक्षा पर व्यवस्था की जाए कि जो आवश्यकता है नीट और जेईई के लिए, ये कोर्सेज चाहिए, ये आवश्यकता है, वो पढ़ाई जाए। स्कूलों में इतना नहीं होता है। स्कूलों का भी ये मेन टारगेट होता है कि सिलेबस फटाफट से खत्म करें, फ्री हो जाए हम, ठीक है। तो जब तक ये एक मानसिकता रहेगी ना, तब तक ये जो चीज़ आप कह रहे थे कि ये गैप खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्कूलों में भी जेईई का लेवल, नीट का लेवल, पढ़ाने के लिए टीचर्स अवेलेबल हो, थोड़ा खर्चा भी लगेगा स्कूल का, ठीक है, और बहुत सारी और भी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें हो पाएगी। अब आपने कहा ये गैप खत्म कैसे करेंगे? हमने अभी एक ऐसा ही भी सिस्टम बनाया है। हम स्कूलों के अंदर ही, मैं चाहता हूँ कि जिस स्कूल के साथ हमारा टाई अप हो, उस स्कूलों के अंदर ही हम बच्चों को 6 घंटे, वो 7 से लेकर 1 बजे तक आ रहा है, उसी में वो सारी फैसिलिटीज़ देते हुए, ठीक है, ताकि बच्चे को 1 बजे के बाद में जरूरत ही नहीं पड़े कि मुझे उस सेंटर जाना है या उस कोचिंग जाना है, ठीक है। बस आजकल क्या होता है कि स्कूल जा रहा है, फिर शाम को कोचिंग जा रहा है, तो वो सिर्फ जाने में ही हो रहा है उसका काम, सेल्फ स्टडी का काम ही नहीं होता, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जितने भी स्कूल्स हैं जयपुर में, उनमें सब SIP का एक प्रपोजल दिया जाए, और प्रपोजल दे के उनको ये बताया जाए कि सर ये जो बच्चे स्कूल में सुबह आ रहे हैं 7 से 1 बजे तक, इनमें ही या इनको ही हम बोर्ड की भी तैयारी करवा लेंगे और कंपटीशन की भी तैयारी करवा लेंगे, ताकि 1 बजे के बाद में उसका सेल्फ स्टडी का टाइम भी बच जाएगा और 1 बजे के बाद में उसको और भी कोई कोचिंग में भटकने की आवश्यकता नहीं होगी सर। तो ये हमारा प्लान है। इस प्लान को हम बहुत जल्दी अप्लाई करेंगे। थैंक यू सर। और भी कोई सर से सवाल पूछना चाहता हो? मेरा दूसरा सवाल ये जो सांता किड्स एकेडमी के डायरेक्टर मधुसूदन जी है, आपने अर्ली एज लर्निंग सिस्टम जो शुरू किया, ठीक है, आपने एक प्रयास किया, आप 11th एज तक तो संभाल लेंगे, लेकिन आपका संभाला हुआ बच्चा 12th के बाद में, यानी आप 8 क्लास तक अगर आपकी अप्रोच है, 8 क्लास तक तो आप तैयार कर लेंगे, लेकिन 8 के बाद आपका बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, आपके निर्माण किए हुए वो खिलौने ऊपर जाके बहुत अच्छा प्रदर्शन, सुंदर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए उनको 8 से लेके 12 के बीच का गैप कैसे पूरा करेंगे? इसके लिए आपके पास कोई प्लानिंग है, या आप उनको भी उसी तरह राम भरोसे छोड़ देंगे जिस तरह से आजकल सब माँ बाप की मजबूरी है, भाई क्या करे, कोई जैसा मिलेगा वो ठीक है? जैसा कि आपने क्वेश्चन किया
8 से 12 तक की हमारे पास प्लानिंग है, मगर 9 से लेकर 12 तक आज बहुत से प्लेयर्स इस जो मॉन्टेंसरी और पेडागोगी मेथड है उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। मेरा टारगेट ऑडियंस है 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स। 9 से लेके 11th 12th जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे जैसे ही बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और उनके पास एक रिसर्च बेस्ड मॉड्यूल है कि आपके बच्चे को जैसे मेरे साथी हैं तुषार सर, उन्होंने ही एक डायग्राम बेस्ड मॉड्यूल तैयार किया है उन बच्चों के लिए। तो जो हम पढ़ा रहे हैं डायग्राम से बच्चों को एक इमेजिनेशन, एक माइंड में थिंकिंग या लॉजिकल जो टेक्निक्स होती है वो हमने उसमें डेवलप कर दी। अब उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए जैसे तुषार सर ने एक मॉड्यूल तैयार किया है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, तो उसमें कंप्लीट डायग्राम बेस्ड मॉड्यूल है कि एक हार्ट होता है उसकी संरचना कैसी होती है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो कंप्लीट वो हमने उसको स्मार्ट क्लास से पढ़ाया। वो ही उस स्मार्ट क्लास का मेथड आगे भी उसको किसी स्कूल से मिल रहा है, तो आगे भी वो बच्चा उसी मेथड को अडॉप्ट करके आगे बढ़ सकता है। बहुत ही अच्छा सर ने बताया कि हम शुरू से ही ऐसा तैयार करते हैं कि आगे उसको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आए। धन्यवाद सर। अब मैं पूछना चाहूँगा जितेंद्र जी सर से, सर क्या आप थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। एक्चुअली यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सबका फैमिली बैकग्राउंड होता है वही चीज़ें है कि एक कमरे से शुरुआत हुई, पत्थरों के घर है, गर्मी के टाइम में हम गीली कंबल ओढ़ के बैठा करते थे। तो जैसे ही आप कहते हो ना कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, या सिलेबस भी हमारे साथ कभी टाइम पे हुआ नहीं, वही कहानी है जो आपकी है, जो आप अपने पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ घटनाएं हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जीवन में समस्याएं बहुत सारी आती है, तो मुझे लगता है कि उन समस्याओं के सामने घुटने टेकने से अच्छा है कि डट के सामना करें। मैं जब 11th में आया था तो मेरे पिताजी की एक आँख में कुछ प्रॉब्लम आने लगी और वो आँख है नहीं अभी, ठीक है ना, आँख खराब हो गई। तो उन 2 सालों में हमने इतने भटकाव देखे, हमने अहमदाबाद जा रहे हैं, जोधपुर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, और वो मेरा पीक टाइम था जब हम साइंस मैथमेटिक्स मैंने ली, और वो मेरा पीक टाइम था कि मुझे अब ये करना है। सपने बहुत होते हैं जब आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं, घर वाले ये मानने लग जाते हैं कि मेरा बेटा अब इंजीनियर बन गया है या डॉक्टर बन गया है, सब्जेक्ट लेते ही मान लेते हैं। हमें पता है कि हमें मेहनत करनी है उसके लिए। तो उस पीक टाइम में भी ऐसी सिचुएशन एक कमाने वाला एक है, हम दुकान पे जाते थे कि भाई सर 1 किलो आटा दे दीजिए, अगर पुराना अभी चुका नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई तो उसको हमने फेस करी। बट उस समय मान लिया था कि अगर मैं अब हार गया ना तो जीवन भर ये समस्या बनी रहेगी, टिके रहना है, लगे रहना है, और कहते हैं कंटिन्यूस एफर्ट्स जो है कहीं ना कहीं आपको एक आउटपुट देते ही देते हैं। एक ये घटना थी, और दूसरी जो घटना बड़ी बड़ी घटना के बारे में बता रहा हूँ, इससे बाकी तो हर रोज ही होती रहती है। आज भी हुई, जब आया तब घटना हो गई, ठीक है ना, तो सीधा सीधा होता ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो दूसरी ये था कि मैं पूरे अपने गांव, जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था, और 6th क्लास में पढ़ते हुए गांव में जब हम जाते थे कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कि साहब 6th में पढ़ रहा है, 6 किताबें पढ़ ली, अभी तक पढ़ ही रहा है ये, ठीक है ना, बाहर भेजो इसको, किराने की दुकान पे काम करेगा, कुछ कमाएगा। क्योंकि मेरे गांव के लगभग सारे लोग किराने की दुकान पे काम करे, बैंगलोर, चेन्नई, मारवाड़ी भरे पड़े वहाँ पे, आप भी जब जाते हैं तो देखा होंगे भरे पड़े वहाँ पे, ठीक है ना, आज भी वो वही काम कर रहे हैं। तो इतना प्रेशर रहता था पेरेंट्स पे कि मेरा बच्चा तो 1500 रुपये महीना लेके आ रहा है, आपका बच्चा क्या कुछ नहीं लेके आ रहा, कुछ कर ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी वो भी टिके रहे, उन्होंने भी मेरा हौसला बना के रखा, हम भी टिके रहे कि नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया। और मैं बता रहा हूँ कि आज वो जो मेरे दोस्त, जो साथी लोग थे, जो गांव के थे, वो आज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और वो कह रहे कि यार बड़ा कंपटीशन बन गया, ये हो गया, वो हो गया, तो पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है, पढ़ो, देर है बट अंधेर नहीं है, कभी न कभी आउटपुट मिलेगा जरूर। और मैंने जब लास्ट अपनी कोचिंगों से जॉब छोड़ी थी, मैं 2.5 लाख पर मंथ पे था, ठीक है, और अभी लास्ट ईयर मैंने 40 लाख का प्रपोजल छोड़ा है। मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ पे टिका रहूँगा, मैं बेटर कर लूँगा और बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। तो फैमिली बैकग्राउंड की वही कहानी है, पर आउटपुट जो हमें उस आउटपुट से सीखना चाहिए। आउटपुट ये है कि टिके रहे, हिम्मत नहीं हारनी, ये आउटपुट है। समस्या हर इंसान के फील्ड में आती है,
हर जीवन में ये समस्या आती है, बिना समस्या के जीवन होता ही नहीं, मैं ये मानता हूँ। समस्या तो होनी ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो सीखा क्या कैसे बच्चा। तो सिखाने के लिए समस्या आती है, सीखो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है? ये वाली बात। सर ने खुद के स्तर पे ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की, तो सर हर स्टूडेंट के जो मन के विचार होते हैं, जो डर होता है, उसके बारे में अच्छे से सर समझते हैं। तो सर बच्चों को क्या थोड़ा सा ऐसे डर होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, कि या फिर साथ साथ खेलते भी रहे, पढ़ते भी रहे, एक फिक्स टाइम होना चाहिए पढ़ाई का, क्या टाइम टेबल के अनुसार उन्हें करना चाहिए, शॉर्ट में बताएं। बच्चों के अंदर डर भी होना चाहिए, जिद भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ अच्छा करने की होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ करने का कि भाई गलत करने का डर होना चाहिए, अच्छा करने की जिद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बाकी आपने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बच्चों की बहुत अच्छे से नस पकड़ लेता हूँ, ठीक है, कि बच्चा ये वहाँ से आया है, ये गाँव से बिलोंग कर रहा है, तो इसने क्या ज़िंदगी में देखा है, उसको सीधा पकड़ लो और वहीं के उसके आसपास के एग्जाम्पल दो, तो बच्चा बड़ा फेमिलियर होता है। और यार ये तो मैंने देखा ही था, कल की बात है, ये तो मैंने अभी तक यही है। तो इस बैकग्राउंड से मुझे बच्चों को समझाने में बड़ी आसानी होती है। बाकी मैंने कहा कि जिद अच्छी है, ठीक है ना, कुछ करने की जिद रखें, डर अच्छा है, गलत करने से डरना चाहिए। बहुत ही अच्छा जवाब दिया सर ने। सर क्या आप टीचर बनना चाहते थे? जी नहीं। आपकी फेवरेट वेब सीरीज क्या है सर, मूवी वेब सीरीज कोई? मेरी जो फेवरेट वेब सीरीज है, आजकल की वेब सीरीज देखने लायक तो नहीं है वैसे, रामायण, महाभारत और चंद्रगुप्त मौर्य मेरी फेवरेट है। तो बहुत पुरानी लंबी, रोज शाम को 6 साढ़े 6 बजे रामायण स्टार्ट हो जाती थी, तो वो एक अच्छी सीरीज थी जिससे कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत अच्छा जवाब सर का। सर ये आप एक डायरेक्टर या मेंटर? मुझे लगता है कि मुझे हमेशा मेंटर रहना पसंद आता है। डायरेक्टर व्यापार कर सकता है, मेंटर व्यापार नहीं करेगा। बच्चों के लिए फिजिक्स मजबूरी या आवश्यकता, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली मुझे लगता है कि बच्चों के लिए फिजिक्स, बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए आवश्यकता है। एक नीट का बच्चा ये सोचता है कि मुझे तो 12वीं तक ही पढ़नी है फिजिक्स, ठीक है, उसके बाद में फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक जेई का बच्चा सोचता है कि तो बीटेक करा, उसके बाद में फिर जेई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप देखिए आजकल क्या होता है, बच्चों की आवश्यकता ही है। मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि जो नीट के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, अब कभी MBBS में जाएंगे तो वहाँ मशीनें बनने लग गई हैं कि आज मुझे ये मेज़र करना, ये मशीन लो, ये मेज़र करना, ये मशीन लो, ऑपरेशन करना तो ये मशीन लो। ऑपरेशन की मैं बात करें, लखनऊ से और अहमदाबाद से एक ऑपरेशन हुआ था जो रोबोट्स ने किया था, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए डॉक्टर ने, ठीक है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर जो है वो लगभग ऑपरेटर हो गया है, ठीक है। रिसर्च में नो डाउट वो रिसर्च क्षेत्र में वो नो डाउट डॉक्टर है, उसके नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो हॉस्पिटल्स में वो ऐसे ऑपरेटर है कि मशीन कौन बेटर ऑपरेट कर रहा है, रीडिंग कौन ले रहा है अच्छे से, ठीक है। तो उन मशीनों की जो वर्किंग है वो फिजिक्स से संभव है। ये तो फिजिक्स कभी आपका मजबूरी हो ही नहीं सकता, वो हमेशा आवश्यकता बनी रहेगी और ताउम्र आवश्यकता बनी रहेगी। थोड़ा सा सर आपका ध्यान आज की जो अभी जो चल रही है राज्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल जोरों शोरों पर है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, बाबा बालकनाथ या वसुंधरा राजे? बताइए सर। कहीं ना कहीं आप मुझे राजनीति में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमेशा मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा को राजनीति से अलग होना चाहिए। राजनीति में 2 वर्ड है, राज और नीति। जो नीति वाला शब्द है ना, सेवा की नीति हो सकती है, विकास की नीति हो सकती है, बदलाव की नीति होनी चाहिए, ठीक है। तो सेवा, विकास और बदलाव करने के लिए राज करने की आवश्यकता नहीं है। सेवा और विकास करने के लिए एक छोटा सा गली का बंदा भी वो सेवा कर सकता है, विकास और बदलाव की बात कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी नीतियाँ जो है उसके लिए राज की आवश्यकता नहीं है। और रही बात आपके क्वेश्चन की कि ये या ये ना वो जो निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से काम कर रहा है वो बोले तीसरा ही क्यों नहीं हो। बहुत अच्छा जवाब सर का। आप सभी तीनों का, सरों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और मैं आपका जो मेन उद्देश्य है उसके लिए मैं आप तीनों का ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर एरिया में ध्यान दे रहे हैं, रूरल से हो, अर्बन से हो, हर बच्चे को आप अच्छी शिक्षा नीति देना चाहते हैं ताकि वो अपने जीवन में समर्थ हो चुके और आगे सक्षम बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर का। अब तुषार जी सर बताइए।
हेलो, आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी से एक छोटी बात कहना चाहता हूं कि प्रहार इंडिया फाउंडेशन आपके हमेशा सुख दुख के अंदर साथ रहेगा। आप कभी भी या आप कोई भी सिस्टम या कोई सेटअप करना चाह रहे हैं किसी भी फील्ड में, अगर आपको किसी भी फील्ड में काम करना है तो प्रहार इंडिया फाउंडेशन आपके साथ काम करने के लिए 24 घंटे तैयार है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कलाडरा के अंदर सांता किड्स अकेडमी के डायरेक्टर सर है मधुसूदन जी से कि वो बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। साथ में उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है और वो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि सर हम आपको इतनी फीस देंगे, हमारी फीस देने की इतनी वो नहीं है, तो बेझिझक आप प्रहार इंडिया फाउंडेशन को याद करना। प्रहार इंडिया फाउंडेशन बच्चे की हेल्प करेगा और उसकी फीस देने का काम करेगा। यही बात मैं JCI जीत के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से भी कहूंगा कि सर आपके द्वार पर कोई बच्चा आ रहा है और वो कह रहा है कि सर मैं आपकी फीस अफोर्ड नहीं दे पा रहा, वैसे तो कोचिंग की फीस बहुत कम है, वो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हो रहे कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मैं सर को भी कह रहा हूँ कि प्रहार इंडिया फाउंडेशन को याद करना। प्रहार इंडिया फाउंडेशन आपके लिए, उन बच्चों के लिए शिक्षा देने का काम करेगा। इसी के साथ साथ हम लोग महिला सुरक्षा के अंदर भी हम लोग काम करेंगे। हम लोग कुछ हमारे बीच में प्रहार इंडिया फाउंडेशन की महिला मोर्चा सदस्य पूजा योगी मेरे पास उपस्थित है। मैं उन्हीं के माध्यम से महिला सुरक्षा को लेकर के हम लोग भोजन अभियान स्टार्ट करने जा रहे हैं चोमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तमाम चीजें हैं कि महिलाओं की जो बीमारियां है या फिर महिलाओं की जो भी आवश्यकता है, जो नीड है, उन सबको फुलफिल करने के लिए प्रहार इंडिया फाउंडेशन आप सभी के बीच बहुत जल्दी आ रहा है। इस कार्यक्रम के जो राजस्थान से चोमू तक संपादक है उनका मैं प्रहार इंडिया फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी यहाँ पे आए, आज इस कार्यक्रम को आपने शोभा बढ़ाई। इसी के साथ साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और आप सभी का मैं फिर से सांता किड्स अकेडमी के परिवार की तरफ से, JCN परिवार की तरफ से, प्रहार इंडिया फाउंडेशन के परिवार की तरफ से आपका हार्दिक और अभिनंदन स्वागत करता हूँ।